इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लिखें टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ चुके हम, फंक्शंस का डोमेन रेंज पढ़ चुके हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन में फर्स्ट लिखे हम 1-1 फंक्शन। 1-1 ऐसे 1 to 1, इसका एक और नाम होता है इंजेक्टिव। ये पहले भी समझा दिया था क्या आपको? तो 1-1 फंक्शन समझिए, 1 to 1। देखें इसको मैपिंग डायग्राम से समझिए। आप यहां देखें, यदि आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है x to y, ये कोई फंक्शन डिफाइन किया है, तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस शुड बी कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ दिस, है ना। इस x का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, एक भी नहीं छूटेगा, और यहाँ के यूनिक से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने मान लिया, देखो ये डॉट ले लो, ये ले लो, यहां से ले लो, इस तरह से कुछ भी ले लो। यहाँ पे x1, x2, x3, x4, x5 यहां से ले लो, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। फंक्शन है या नहीं? फंक्शन है, लेकिन 1-1 नहीं है। 1-1 होने के लिए सुनिए, यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक ही इमेज होनी चाहिए, तो इसको बोलेंगे 1-1। अब उल्टा बोलो, 1 to 1, यानी इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है। यहाँ पे लाई करने वाले हर एक इमेज के लिए यहाँ पे एक ही क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। तो लिखें फॉर यहाँ पे फॉर द एलिमेंट्स ऑफ y, दैट इज for one image, for one value of the image, for one value of the image, there should be at most, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम तो कुछ भी हो, किसी पे कोई कनेक्ट ना हो तो क्या करें? जैसे मान लो ये है, ये वाला एलिमेंट है, अब ये कोडोमेन का पार्ट तो है लेकिन रेंज का पार्ट नहीं, इसमें कोई एलिमेंट आकर के कनेक्ट ही नहीं हो रहा। इधर का बढ़ना थोड़ा जरूरी है, उधर का हर एलिमेंट कनेक्ट होना जरूरी। तो इस वाले इमेज के लिए कोई प्री इमेज है ही नहीं वहां पे, तो हमने क्या यूज किया? वर्ड एट मोस्ट। तो फॉर वन वैल्यू ऑफ द इमेज देयर शुड बी एट मोस्ट वन प्री इमेज। प्री इमेज दैट इज, देखो, that is graphically if a line is drawn parallel to x-axis, graphically a line is drawn parallel to x-axis, ना कि y, parallel to x-axis, cuts the graph at most once, ज्यादा से ज्यादा एक बार, एट मोस्ट वंस, देन 1-1, अदरवाइज फंक्शन विल बी क्या? मैनी वन। तो सुनो, ये हो गया आपका y1, ये y2, ये y3, y4, और यहां हो गया y5। तो जब आपने देखो f of x2 निकाला तो वो भी आपका कितना आता है? y3, है ना, और f of x3 भी आपका कितना आता है? y3। सुनो, 3 डेफिनेशन लिखाते हैं हम लोग। यहां पे लाई करने वाले हर एक एलिमेंट का वहां से ज्यादा एक ही प्री इमेज बनना चाहिए, यानी यहाँ पे लाई करने वाले आउटपुट का वहां पे एक ही कनेक्ट होना चाहिए। इधर में कभी भी v नहीं बनेगा, इधर में v बना तो फंक्शन ही नहीं है, और उधर में v बना तो 1-1 नहीं है। यानी क्या है, यदि आपका देखिए एक और डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन तो ये होगी, दूसरी क्या है, यदि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें और वो उसको एक से ज्यादा बार काट दे तो वो 1-1 नहीं है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है या नहीं है? पॉलिनोमियल फंक्शन, मस्त। आप अपवर्ड पैराबोला क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन पढ़ते हैं हम लोग, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये इसका x हो गया, यहाँ पे मैंने y ले लिया। आप -1 लो, +1 लो, आप 0 लो, आप 2 लो, -2 लो,
ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, यहाँ पे कितना ले लिया 1 और यहाँ पे ले लिया 4, 0 का 0, 1 पे 1 कनेक्ट होगा, -1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1, 2 और -2 का कितना हो गया ये। तो हमने क्या देखा कि f(2) इज इक्वल टू 4 और f(-2) भी किसके इक्वल है 4 के। यदि मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू x एक्सिस, देखो यदि आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज द कंडीशन टू चेकिंग द फंक्शन, है ना, इज इट द फंक्शन और द नॉट। y एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और अभी 1 1 मैनी वन चेक करने के लिए आप किसके पैरेलल चेक करेंगे x एक्सिस। तो अगर आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक से ज्यादा बार काटा इसने। यदि सपोज ये आपका y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 कितने पे देगा, x² इक्वल टू 1, तो x कितना आ गया +-1, यानी ये -1 और ये 1, ठीक है ना। तो देखो इस 1 के लिए देखें, ये 1 क्या है, इमेज है, और इस इमेज के लिए 2 प्री इमेजेस हैं, यानी यहाँ पे v बनता है, तो ये कैसा हो गया मैनी 1, 1 का कंट्राडिक्शन, जो 1 नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं मैनी 1, ठीक है। अब समझिए ये दूसरा, ये पहली तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, सेकंड क्या हो गई ये हो गई। इसका मैथमेटिकल कंडीशन भी समझेंगे क्योंकि हर फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, तो जो भी होता है ना उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसकी थर्ड डेफिनेशन क्या होती है ये समझिए, इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यदि x1 पे y का वैल्यू x2 पे y का वैल्यू इक्वल है, देन x1 सिर्फ किसके इक्वल होना चाहिए x2 के और किसी के नहीं। यदि f(x1) f(x2) के इक्वल है तो x1 सिर्फ x2 के इक्वल होना चाहिए। अब आप ध्यान से समझिए, यदि आपका f(x2) f(x3) इक्वल है तो क्या x2 x3 के इक्वल है इस वाले ग्राफ के लिए, इस वाले ग्राफ में क्या x2 और x3 इक्वल है क्या, इसलिए कैसा फंक्शन हो गया मैनी 1। अब यहां देखो क्या आपका f(2) और f(-2) इक्वल है, तो क्या 2 - 2 के इक्वल है क्या, इसलिए ये भी कैसा ग्राफ हो गया मैनी 1। यानी f(x1) कर f(x2) के इक्वल है तो x1 को x2 के इक्वल होना पड़ेगा, और अगर f(x1) f(x2) के इक्वल नहीं है तो फिर x1 भी क्या नॉट इक्वल टू x2, है ना। चलो देखते हैं, इसको देखते हैं हम। लेट हमने f(x) क्या मान लिया x²। अब कंसीडर द 2 वैल्यूज ऑफ द x1 एंड x2। तो हमने क्या लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि लेट f(x1) मेरा किसके इक्वल है f(x2) के इक्वल है। तो f(x1) कितना हो गया x1², f(x2) कितना हो गया x2²। यहां से 2 फैक्टर बनते हैं x1 - x2 और x1 + x2 बनता है ना। तो x1 कितना आएगा x2 और साथ में एक और लिया आता है क्या -x2। क्या पर आपने -x2 कंसिडर किया था क्या यहाँ पे, नहीं। तो f(x1) कर f(x2) के इक्वल है तो ओनली x1 को x2 के इक्वल होना चाहिए, x1 - x2 के इक्वल भी आ रहा है, ये लिखा ना मैंने। इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया नॉट 1 नॉट इंजेक्टिव, कैसा हो गया मैनी 1। IIT में ना इंजेक्टिव वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, 1 कम यूज करते हैं, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 का एक और नाम इंजेक्टिव फंक्शन होता है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सुनिए, ये बात समझ में आ गई, पहली डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, सेकंड ग्राफिकली समझ में आ गई, थर्ड ये वाला ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनो, यदि मैं x एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं और मुझे उस फंक्शन को 1 बनाना है तो क्या करना है, एक बार काटने के बाद वो ग्राफ वापस उस लाइन को ना काटें। इसका मतलब देखो इसको देखिए, इसे x² को मैं चाहती हूं कि ये 1 बने, ये 1 बने, तो क्या करें, अच्छा कहां से लेकर कहां तक बने, इतने वाले के लिए। तो एक बार इसने काट दिया, काटने के बाद इसने अपना मिनिमम वैल्यू 0 पे अटेंड किया, है ना। अब ये वापस क्या है, घूम करके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। जैसे कोई फंक्शन है ना, ये कोई फंक्शन है, ये आपने ऐसे बनाया, अभी तक तो ठीक है, x एक्सिस है, अभी तक तो ठीक है, कंप्लीटली क्या कर रहा है इंक्रीज। अब ये क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपना मैक्सिमम अटेंड करके नीचे आने की तैयारी कर रहा है, तो इसको नीचे मत आने दो, क्योंकि जैसे ये नीचे आएगा आप इस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी बार काट देगा, 1 से ज्यादा बार, 2 बार। यदि कोई ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही रहने दो, और अगर कोई ग्राफ डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ही रहने दो।
तो इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची गई लाइन उस ग्राफ को एक ही बार काटे, इसका मतलब फंक्शन या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग रहेगा या कंप्लीटली डिक्रीजिंग रहेगा। जैसे ln x आप देखें, y इक्वल्स टू ln x को देखते हैं, टू द बेस e ले लेते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये ऐसा है बनता है इसका ग्राफ। अब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, कहीं पे भी करो, एक ही बार काटेगा, इसलिए कैसा फंक्शन है ये, 1 1 फंक्शन है। अच्छा, इस ln x को डिफाइन करने के लिए x को क्या होना पड़ता है, अच्छा y डैश कितना होता है इसका 1/x, और x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, तो हमने क्या देखा कि dy/dx क्या है, ग्रेटर देन 0। इसके पूरे डोमेन के लिए x बिलोंग्स टू df, इसके पूरे डोमेन के लिए dy/x कैसा है ये। अब चूंकि हमने इनवर्स फंक्शन भी पढ़ लिए तो हम उनका एग्जाम्पल भी ले सकते है ना। जैसे आपने क्या लिया, fx इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, इसका डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू r। इसका जरा डेरिवेटिव चेक करें तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 से पाई इसकी रेंज होती है, ऐसा जाता है। ये कैसा फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग है। अब इसके पैरेलल आप कहीं पे भी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक से ज्यादा बार काटेगा क्या ये, नहीं, इसलिए क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। तो यदि यहाँ पे लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिए वहां पे एक ही प्री इमेज है तो 1 1 है, एक से ज्यादा है तो 1 1 नहीं है। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ को एक से ज्यादा बार काटती है तो वो मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। यदि उसको 1 1 बनाना है तो ये वो ग्राफ, अब देखो हर फंक्शन का हम ग्राफ बना करके लाइन ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना, तो ये देखो मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, फॉर द डिफरेंशिएबल फंक्शन आप डिफरेंशिएबल फंक्शन, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम और ये सब ना आप वैसे ही अलग से कर लो, ये 3-4 फंक्शन जो होते हैं ना डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो 1 1 बनने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव या तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए अपने पूरे डोमेन के लिए, या हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। कभी कभार पॉजिटिव, कभी कभार नेगेटिव, कभी ये घटता है कभी बढ़ता है। कौन करता है ऐसा काम, ये पैराबोला। ये पैराबोला कभी भी क्या नहीं होते हैं, क्योंकि ये -∞ पे भी इन्फिनिटी देते हैं, +∞ पे भी इन्फिनिटी देते हैं, इंटरवल भी देख लिया करो ना। तो पैराबोला तो अपना एक मैक्सिमा मिनिमा लेकर के फिर जाते हैं, और आपने पढ़ा होगा पैराबोला अपनी एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं, है ना। तो सिमेट्रिकल मतलब जैसा इधर बनेगा वैसा उधर बनना ही बनना है ना। अब इसको 1 1 बनाया जा सकता है, जैसे पीरियोडिक जितने भी फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो तो नहीं थे 1 1, आपने बनाया ना उसको इंटरवल के लिए। इसलिए जब भी आप इंजेक्टिविटी किसी फंक्शन की चेक करें तो प्लीज उसका गिवन डोमेन जरूर देख लें। हो सकता है एक्स स्क्वायर आपके दिमाग में, ये तो मैडम ने बताया था, ये तो कभी 1 1 होता ही नहीं, लेकिन इसका डोमेन मैंने x बिलोंग्स टू r न देकर के सिर्फ 0 से इन्फिनिटी दिया है ना। तो देखो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, y डैश इक्वल्स टू 2x। अब जब आपका इसका डोमेन पॉलिनोमियल है r है तो x इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में ये साइन चेंज करेगा, when x नेगेटिव डेरिवेटिव नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। जब x पॉजिटिव डेरिवेटिव पॉजिटिव तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर मैंने इसका डोमेन सिर्फ 0 से इन्फिनिटी दिया और आपने देखा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, तो 1 1। तो आप डोमेन जरूर चेक करें, है ना। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन में आपको लिखा देती हूँ। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये बोर्ड में यूज करते हैं 1 1। तो जब मैं फंक्शन वाला पार्ट पढ़ाऊंगी ना तो आपको जिनको टाइम है वो आप अटेंड कर लें, है ना। बोर्ड में ऐसे नहीं, जैसे बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रूव दैट y इक्वल टू x, प्रूव दैट द फंक्शन fx y इक्वल टू x इज 1 1, y इक्वल टू x लाइन है, सीधी सीधी जाती है बेचारी, उसका डेरिवेटिव 1 1 कभी साइन चेंज करेगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब हम IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूं लगता है अरे क्या गधा आदमी पूछ रहा है y इक्वल्स टू x, कैसे प्रूफ करूं। तो बच्चा क्या कहता है, डंडा खींच देता है ऐसे, और फिर कहता है नीचे लिखता है ऑब्वियसली। तो फिर भी वो भी 0 टिका करके क्या लिखता है, ऑब्वियसली, है ना। उसमें ऐसे लिखना पड़ता। अब जैसे मुझे उसी को प्रूफ करना है कि fx आपका x है और इसको प्रूफ करना है कि ये 1 1 है, तो ये लाइन इसकी बनती है y इक्वल टू x पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मस्त इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम ये मानेंगे कि लेट x1 एंड x2 are the two real numbers for which f of x1 is equals to f of x2। उसको बताओ, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आपने स्टेप्स लिखा नहीं तो वो कहां डालेगा, तो अंडा ही डालेगा। f of x1 मतलब x1, f of x2 मतलब x2। तो अगर f of x1 f of x2 के इक्वल होता है तो x1 x2 के इक्वल है ना। ऐसे उसको एक्सप्लेन करना है, और डेरिवेटिव बता दो 1 2 तो खुश हो जाएगा वो,
वाह, बच्चे को डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट भी आता है ना, ग्राफ बना दो, खुश हो जाएगा कि देखो y इक्वल टू एक्स भी आता है ना। देखो f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स कितना है एक्स क्यूब। इसका ग्राफ हम देख लेते हैं, आता है आपको इसका ग्राफ? इसका ग्राफ कैसा आता है? ऐसा। अच्छा दिख रहा है ये, देखो पहला मेथड ये, ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, कितनी बार काटेगा? लाइन कितनी ड्रॉ करनी है? एक। यूं नहीं काटे जाने के, मैडम एक से ज्यादा बार काटे, ऐसे नहीं है ना। तो इस ग्राफिकल से ये 1 1 है, ठीक है, ये पहला मेथड। यदि सेकंड डेरिवेटिव, यदि मैं इसका dy बाई dx निकालूं तो ये कितना देगा? 3x² विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसके पूरे डोमेन के लिए, इसलिए भी ये 1 1 है। अब तीसरा समझो, लेट x1 और x2 आर द 2 एलिमेंट्स, यानी है ना, किसमें से? r में से। तो हमने मान x1 f ऑफ x2 के इक्वल है, तो 1 1 बनने के लिए x1 किसके इक्वल होना चाहिए? x2 के। तो कितना बनेगा यहाँ पे? x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आता है ना आपको, तो इसको लिखिए x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0। अब सुनो, ये जो है ना, ये इसका d नेगेटिव है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ, x2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो इट बिकम्स x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 अपॉन x2 प्लस 1। नाउ व्हेन यू रिप्लेस x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू a, इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और द t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का d नेगेटिव, उस क्वाड्रेटिक का कोई रूट्स नहीं आता, ये x1 और x2 में क्वाड्रेटिक है, तो इसका d लेस देन 0, ये किसी कीमत पे 0 नहीं बनेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? और क्या लिखा है? और लिख के बताऊं क्या मैं? ये किस फॉर्मेट में लिखा है? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसको लिख सकते हैं आप टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। 0 होगा तो इट कैन नॉट बी हैपन फॉर द रियल पैरामीटर। सो यहाँ पे ओनली आपको कितना मिल रहा है? x1 इक्वल्स टू x2। और इसीलिए हम लोग जब आपके पास ऐसा लिखा रहता है ना x क्यूब इक्वल्स टू 8, तो मैंने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जितना डिग्री होता है मैक्सिमम उतने ही रूट्स आते हैं, लेकिन आप x इक्वल्स टू 2 करके आगे बढ़ जाते हैं और कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि बाकी दो कौन है? इमेजनरी। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस हम किसके साथ डील करते हैं? रियल पैरामीटर्स के साथ, इसलिए कोई वहां पे कोई नुकसान ही नहीं होता है। तो x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब, तो सिंपली x1 इक्वल्स टू x2, इसलिए y इक्वल्स टू x क्यूब कैसा फंक्शन हो गया? 1 1। भाई इतना जब आप करेंगे तब ना कहीं नंबर डालेगा वो, ये बना दिया और फिर बस उसको दिखा रहे कि देख ले, तो ऐसे तो ना काम चले। चले नोट कर। तो 3 कंडीशन आपने नोट कर ली ना। अब देखो इसमें लिखिए आप, कंडीशन ऑफ इंजेक्टिविटी बाय डिफरेंशिएशन, इसको समझते हैं हम। जैसे बहुत सारे फंक्शन 99% केसेस में तो डिफरेंशिएबल फंक्शन के साथ ही डीलिंग करते हैं हम, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स है। तो सुनो, यदि कोई फंक्शन आपने कंसीडर किया y इक्वल्स टू f ऑफ x, और इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन में r नहीं ले रही, इसका डोमेन मैंने कितना ले लिया? df मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। जैसे कहीं का डोमेन -1 से 1 ही होता है, लेकिन वो उसमें भी 1 1 होता है, किसी का r होता है वो उसमें भी 1 1 होता है ना। तो df लें। अब देखो ये 1 1 फंक्शन बनेगा इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज, है ना, ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू df। या तो हमेशा इंक्रीजिंग रहे या फिर हमेशा डिक्रीजिंग। अब सुनो, इंक्रीजिंग फंक्शन बनने के लिए dy बाई dx को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और डिक्रीजिंग फंक्शन बनने के लिए dy बाई dx को क्या होना पड़ेगा? लेस देन और इक्वल टू 0। ये इक्वल टू जो है ना, ये डाइजेस्ट नहीं होता। सुनो तो क्यों नहीं होता? सुनो, यहाँ पे 3x स्क्वायर आता है x क्यूब का डेरिवेटिव, क्या x इक्वल टू 0 पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं बन रहा है क्या? आप अगर x को 0 डालते हो तो बनता है ना, हाँ बनता है ना।
अब सुनिए, ये जो इक्वल टू जीरो है ना, इसको समझिए आप, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, कि मैडम वो तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए भी होता है। कांस्टेंट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होता है? जीरो। ध्यान से समझना, देखो यदि आपका फंक्शन 1 1 है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होना चाहिए। यदि पूरे डोमेन में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, dy बाई डी एक्स अपना साइन चेंज नहीं करेगा, यानी dy बाई डी एक्स डज नॉट चेंजेस साइन फॉर 1 1 इन इट्स होल डोमेन। अपने पूरे डोमेन में dy बाई डी एक्स अपना साइन चेंज नहीं करेगा। क्या ये साइन चेंज करता है? 3x² अपना फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज करता है क्या? 3x² हमेशा कैसा रहेगा? हमेशा रहेगा क्या? इक्वल टू जीरो कितनी वैल्यूज पे बनता है? नहीं, 2 वैल्यूज पे। कौन साइड करती है वो? x² इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो और जीरो, हाँ 1 बोल दो, एक ही बात है। तो x इक्वल टू जीरो पे इक्वल टू जीरो बनता है। बात समझ में आ गई? उसके अलावा क्या ये कभी नेगेटिव बनता है क्या? नहीं। अब इसको समझिए, कांस्टेंट जो फंक्शन होते हैं ना, उनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो होता है। और हमने x³ देखा, x³ कांस्टेंट फंक्शन है क्या? नहीं, लेकिन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एक वैल्यू पे जीरो हो रहा है। तो ये जो होता है ना, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये होल्ड होना चाहिए फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ x, discrete values of x which can be written in curly bracket separated by comma, है ना, जिनको आप ऐसे लिख सकें x1, x2, x3 इस तरह से कॉमा लगा के, नॉट इन इंटरवल। इंटरवल के लिए नहीं, इंटरवल का मतलब होता है जिनको आप ऐसे लिखें ओपन क्लोज या ओपन क्लोज या क्लोज ओपन, ऐसे नहीं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करें, dy बाई डी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इक्वालिटी जो है ना वो होल्ड करे आपका किसमें? डिस्क्रीट नंबर्स के लिए, इंटरवल के लिए नहीं। जैसे आप समझिए, जैसे मैंने ले लिया y fx इक्वल टू c, और c कौन है? कांस्टेंट फंक्शन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। यदि मैं इसका डैश निकालूं, जैसे आपने मान लिया 2, तो इसका डैश निकालूं तो कितना आएगा? 0। अच्छा, वो 0 कुछ वैल्यूज के लिए आता है या हमेशा आता है? हाँ, इंटरवल में आ रहा है वो। अब सुनो, आपने एक और फंक्शन पढ़ा है fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, पढ़ा है क्या? चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 1 2 3, इधर ले लो, -1 -2, 1 2 3 और -1 -2, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ओपन, फिर यहाँ पे ऐसा, ऐसे कैसा फंक्शन होता है ये? जब आपका x, सुनिए, जब आपका x -2 से -1 है तो -2, जब आप x -1 से लेकर 0 रखते हैं तो वैल्यू -1, जब x आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में है तो कितना? 0, और व्हेन यू हैव x 1 से लेकर के 2 तो आपका कितना हो गया? 1, बस काफी है, उसका डोमेन तो R होता है। अब देखो ये बीच बीच में कांस्टेंट भी हो जाता है, इंक्रीजिंग तो है लेकिन ये कांस्टेंट है। इंक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और जो हमेशा इंक्रीज करें उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये कहीं कांस्टेंट नहीं बनता, और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है जो बीच बीच में क्या हो जाए? कांस्टेंट। अब सुनो, जब आप इस फंक्शन का, ये कैसा है? -2, इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं तो कितना बनता है? 0। इसका डेरिवेटिव 0 कुछ कुछ वैल्यूज के लिए बनता है या इस पूरे इंटरवल के लिए बनता है? आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है? सुनो, यहां देखो, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, इन सब का अगर आपने बॉक्स लिया तो ये सब 0 पे जा मिलेंगे, और इसलिए मैनी वन फंक्शन है। ये ग्राफ्स हैं, आप 0.1 डालो तो भी 0 देगा, 0.2 तो मैनी वन है ना ये। अब ग्राफ नहीं आता, हमें ग्राफ नहीं आता, भूल जाओ, ठीक है। तो ये आता है, ये भी नहीं आता। अब आपको ये आता है, ये लिखा, तो हमने देखा कि ये 0 से लेकर 1 तक के लिए 0 रहता है, और 0 का डेरिवेटिव भी 0, और 0 रहता है x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1। और जब मैं छोटा हुआ करता था तो मैंने पढ़ा था बिटवीन द 2 रियल नंबर्स देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर्स, एंड दीज इनफाइनाइट नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा। आप नहीं लिख सकते उन इनफाइनाइट वैल्यूज को ऐसे, ठीक है ना। अब सुनो, जैसे एक फंक्शन मैंने दिया, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, इसका ग्राफ मुझे कुछ भी नहीं आता, x प्लस साइन एक्स, बस इतना पता है कि इसका डोमेन R है। मुझे इसकी इंजेक्टिविटी चेक करनी है कि ये 1 1 है या नहीं, तो मुझे क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है।
भाई आप इसके बारे में f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 नहीं कर सकते है ना, आप ग्राफ नहीं बना सकते। जब ग्राफ नहीं बनेंगे तो किसके पैरेलल आप लाइन वाइन ड्रॉ करेंगे, किससे कटवाएंगे, तो आप डिफरेंशिएट करें, मस्त डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये बन गया 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका साइन चेक करेंगे हम, तो कॉस एक्स कितना होता है आपका -1 से लेकर के 1, और अगर आप उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो गया 0 से लेकर के कितना 2, एंड 0 से लेकर के 2 आपका f डैश x यानी 1 प्लस कॉस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये f डैश x इक्वल टू 0 यानी इसकी इक्वालिटी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कब बनता है, जब आपका cos x कितना हो जाए -1, है ना। अच्छा cos x -1 कहाँ होता है, ये होता है, सुनो, ये होता है प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 3 पाई पे, प्लस माइनस 5 पाई पे। अच्छा इन वैल्यूज को आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो, पाई माइनस पाई 3 पाई माइनस कर्ली ब्रैकेट इन डिस्क्रीट नंबर। डिस्क्रीट का मतलब समझे आप, जो कॉमा करके इस कर्ली ब्रैकेट में डाली जाती है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, इंटीजर्स, ये सब डिस्क्रीट है। रैशनल नंबर डिस्क्रीट नहीं है, रैशनल नंबर डिस्क्रीट नहीं है, रियल नंबर डिस्क्रीट नहीं है। यानी डिस्क्रीट मतलब वो जो कर्ली ब्रैकेट करके इसमें कॉमा करके रोस्टर फॉर्म में लिखी जाए, और जो कंटिन्यूस वैल्यूज होती है ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट में डाली जाती है। अब अगर आपका पूरा इंटरवल के अंदर, जैसे आपने कोई सा भी छोटा से छोटा नंबर भी ले लिया 0 से लेकर 1/3, तो 0 से लेकर 1/3 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, और छोटा ले लो 0 से 1/10, तो भी कितनी इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट वैल्यूज को आप शो कर सकते। इसका मतलब 0 से लेकर 1/10 के बीच में वो फंक्शन जरूर कांस्टेंट हो गया, माना कि बहुत छोटे इंटरवल के लिए हो गया, तो 0 से 1/10 यानी 0 से 0.1, तो इसका मतलब 0 के लिए भी वो उतना ही दे रहा है, और 0.0001 के लिए भी उतना ही दे रहा है ना, 0.0029 के लिए भी उतना ही दे रहा है। तो क्या हो गया, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करे, और जो इक्वल टू 0 हो रहा है वो 1 1 बनने के लिए सिर्फ किसके लिए होना चाहिए, डिस्क्रीट नंबर्स। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूस। डिस्क्रीट वो नंबर्स होते हैं जिनको कर्ली ब्रैकेट में कॉमा करके रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और यदि आप ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट का कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, अदर वन साइड, है ना, एक साइड भी कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस हो गया, तो फिर वो 1 1 नहीं है। अब ये जो है x3, जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया 3x² आया, पहली बात तो ये कहीं साइन चेंज नहीं करता, और 3x² जो आता है ऐसे, ये कितने में आता है, 0 पे, और 0 को आप ऐसे लिखोगे ना, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ 0, या ऐसे क्लोज ब्रैकेट ओपन ऐसे लिखते हो, नहीं ना, इसका मतलब एक ही वैल्यू है ये, और इसलिए एक ऐसा फंक्शन हो गया 1 1। बात समझ में आ गई, ऐसे, है ना, तो इक्वालिटी भी होल्ड करती है। अब जहां पे देखो किसी इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो वहां कांस्टेंट बन रहा है। अब देखो मुझे यहाँ पे दो बातें समझ में आती है, जितने भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, ये 1 1 नहीं होते, क्योंकि ये बीच में क्या पसर जाते हैं, पसर इन द सेंस ये ऐसे पैरेलल हो जाते हैं। अब सुनो, जब ये पैरेलल हो गया, इफ एनी लाइंस इन द ग्राफ बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब फिर मैं कह रही हूं कि आप एक और लाइन ड्रॉ करो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यदि मैं इस पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं, तो इतने से इतने इंटरवल के बीच में येलो और व्हाइट लाइन कॉन्साइड कर गई, और जब दो लाइन कॉन्साइड करती तो कितने सॉल्यूशन आते हैं। हाँ, कैसे समझ लो आप घुमा फिरा करके। इसका मतलब 1 से 2 के बीच में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आएगी जिसका आउटपुट 1 ही आएगा, समझे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक जगह काट करके चली जाती है, जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप। यदि टेंजेंट का स्लोप 0 है, तो या तो लाइन क्या है, एक्स एक्सिस पे कंसाइड कर गई, या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ पे 0 0 पे खींची गई x³ की टेंजेंट जो है वो कितनी हो गई, एक्स एक्सिस पे कंसाइड कर रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। टेंजेंट का स्लोप dy/dx कब 0 होता है, या तो दो लाइन पैरेलल हो, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के, या एक्स एक्सिस पे इसकी y इक्वल्स टू जो x³ है, ये y इक्वल्स टू x³, इसकी 0 0 पे मैं टेंजेंट खींचूं तो वो एक्स एक्सिस आती है, इसका डैश कितना आता है 3x²,
और 0 0 पे अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो 0। लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। कितना हो गया? y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कौन है? x एक्सिस। तो x एक्सिस पे कॉन्साइड कर गई है। कितनी वैल्यू पे? एक वैल्यू को हम लोग इंटरवल में थोड़ा लिखेंगे, ऐसे आ गई ना बात समझ में। तो 3 मेथड होते हैं, है ना। पहला, हर एक इधर लाई करने वाले हर एक y का मतलब जो भी है इमेज का एक ही प्री इमेज होना चाहिए। दूसरा, यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो एक्स एक्सिस की खींची गई पैरेलल जो भी लाइन है वो उसको एक ही बार काटे 1 1 बनने के लिए। तीसरा, यदि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल होना चाहिए? x2 के। क्लियर है ना। और ये उसी में ग्राफ का कंसेप्ट ये dy बाई dx अपना साइन चेंज नहीं करना चाहिए। यदि इसने साइन चेंज किया, जैसे वो कहता है एक्स स्क्वायर, यहां बनाया था ना मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव 2x। जितने भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनो जो यहां लग जाता है, यानी जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? मैनी वन। जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं? मैनी वन। क्यों? क्योंकि यदि आपका साइन एक्स 0 है तो 0 वो पाई पे भी बनता है, 2 पाई पे भी बनता है, सब पे बनते हैं। पीरियोडिक फंक्शन बार बार अपनी वैल्यू को रिपीट करते जाएंगे। साइन पाई भी 0, 2 पाई भी 0, 3 पाई भी 0, माइनस पाई भी 0, सब 0। तो कैसे हो गए? लेकिन उनको हम 1 1 बना सकते हैं कुछ इंटरवल के लिए, जैसे कि हमने इनवर्स में बनाया। सेकेंड टाइप पढ़ी, टाइप नंबर 2, ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू का एक और नाम होता है सर्जेक्टिव। और यदि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसका कंट्रोडक्शन क्या होता है? इन टू फंक्शन। तो सुनो, आपने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है a से लेकर के b। a तो क्या कहलाएगा? उस फंक्शन का डोमेन। और b क्या है? उस फंक्शन का रेंज नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। यदि फंक्शन का रेंज, अच्छा, कोडोमेन इज द सुपरसेट ऑफ द रेंज। कभी इक्वल हो भी सकता है, कभी ना भी हो। तो अगर आपका रेंज इस b के यानी कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? ऑन टू, है ना। थर्ड नंबर, 1 1 प्लस ऑन टू, 1 1 भी हो प्लस ऑन टू भी हो, दोनों। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, देखिए 1 2 3 4 इस तरह से। ये 1 1 भी है और इसका रेंज इसके कोडोमेन के इक्वल भी है, ऑन टू भी है। और मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं इनवर्स ना उसी का निकलता है। कैसे निकालते हैं हम लोग इनवर्स? जो x टू y फंक्शन डिफाइन करते हैं, अब ये उल्टा जाएगा y से लेकर x। तो जो यहां बैठा हुआ है वो इसका इनपुट बनेगा, जो यहां बैठा है वो उसका आउटपुट बनेगा। ठीक है। अब उसमें भी हम लोग पहले देखिए, इसमें 2 तरह के इनवर्स आते हैं। एक तो जनरलाइज, जितने भी फंक्शन आपने पढ़े, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर जितने भी लॉग वगैरह है ना, उनका इनवर्स निकालना। और दूसरा एक स्पेशल केस क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना। तो वो एक अलग सा चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको फिर कंटिन्यू कर देंगे। थोड़ा बहुत पोर्शन हम ले चुके हैं ना, फिर उसको कंटिन्यू कर देंगे। और फिर इसको इतना पढ़ने के बाद हम जनरल फंक्शन की क्या करेंगे? बाइजेक्टिविटी चेक करेंगे। यदि मैंने पूछा कि बाइजेक्टिविटी आपको चेक करनी है ना, तो उसमें क्या आएगा? आपको 1 1 एंड ऑन टू दोनों निकालना है ना। तो पहले तो हम ना सेपरेट सेपरेट निकालेंगे। क्लियर है? अब इसका देखिए, एक क्वेश्चन में आपको समझिए, आपको एफ एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हाँ, इस क्वेश्चन को समझिए। इसका पहला पार्ट R टू R डिफाइंड है। ये फंक्शन ना R टू R डिफाइंड है। आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं। ठीक है। R टू R, इसको ध्यान से देखेंगे। अब या तो बच्चा ग्राफ बना ले या इसका डिफरेंशिएट करें, रेंज वेंज निकाल लें। ठीक है। अब आपने अभी अभी क्वाड्रेटिक सीख रहे हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स क्या है? 1,2। डी क्या है? नेगेटिव। कैसा बनेगा? ऐसा। ये रहा, देखो ये वर्टेक्स आ गया आपका 1,2। ये कितना है? 1,0। ये पॉइंट कितना बनेगा? 0,2। ये कितना बनेगा? 0,3। ये अब सुनो, R टू R
कैसा फंक्शन हो गया बताओ, मैनी वन इंटू, यदि आप डैश से सीखना चाहते हो तो वाई डैश कितना बनेगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, x इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में साइन चेंज करेगा। रेंज कितना है इसका 2 से इन्फिनिटी पूरी नंबर लाइन के लिए, और वहां कितना दे रखा है कोडोमेन R, इसलिए ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। अब आप सुनिए B, F आपको दे रखा है 1 से इन्फिनिटी टू R। अब मैंने डोमेन को मॉडिफाई कर दिया 1 से इन्फिनिटी टू R, डैश निकाल लें तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, x का वैल्यू 1 और 1 से बड़ा है तो ग्रेटर देन ई इक्वल टू 0। ये f डैश हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव, है ना। तो यहां पे देखिए, यहां से देखेंगे हम x ग्रेटर देन ई इक्वल टू 1, यहां से तो अगर आप इतना सा देखेंगे तो आपका बस इतना सा ग्राफ बनता है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया इंक्रीजिंग है तो कैसा है 1 1, लेकिन इतने के लिए रेंज कितना है 2 से इन्फिनिटी, और जो 2 से इन्फिनिटी आपने लिखा वो r के इक्वल नहीं है, इसलिए कैसा फंक्शन हो गया 1 1 इंटू, बोलो इसका मतलब ये देखना जरूरी है ना। हाँ, यहां दे रखा है r और यहां लिखा है 2 से इन्फिनिटी। अब क्या हो गया मैनी 1 ऑन 2, पूरी नंबर लाइन के लिए ग्राफ बनाओ। जब पूरी नंबर लाइन के लिए आपने ग्राफ बनाया तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। तो कैसा हो गया मैनी 1, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव r के लिए x इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में साइन चेंज करेगा। इसका रेंज कितना है 2 से इन्फिनिटी, उसने कोडोमेन अब मॉडिफाई करके 2 से इन्फिनिटी दिया है, इसलिए कैसा हो गया ये ऑन टू। बात समझ में आई। और सुनो, अब मैंने फाइनली आपको दिया 1 से इन्फिनिटी टू 2 से इन्फिनिटी। तो ग्राफ कैसा बनेगा सुनो, सिर्फ इतना सा, ये आपका 1,0, दिस इज योर 0,2, मस्त इंक्रीजिंग, और इसका रेंज 2 से इन्फिनिटी इसके कोडोमेन के इक्वल है, इसलिए कैसा हो गया 1 1 ऑन 2। और अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो दिस इंप्लाइज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये क्या कहता है सुनो, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम इनवर्स पढ़ेंगे, है ना। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, बोलो उसको क्या होना पड़ेगा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन का ही क्या निकाल सकते हैं हम लोग इनवर्स, पहले भी पढ़ा। अब सुनो, जब आपका f 1 से इन्फिनिटी 2 to 2 इन्फिनिटी है तो ये जो क्वाड्रेटिक ये पैराबोला जो आपको दे रखा है ये बाइजेक्टिव हो गया, मैं इसका इनवर्स निकाल सकती हूँ। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे, चेक बाइजेक्टिविटी ऑफ ए फंक्शन। उस फंक्शन की बाइजेक्टिविटी चेक करेंगे। इफ बाइजेक्टिव, यदि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फिर प्रोसीड करेंगे स्टेप 2, और नहीं है तो आप लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव अपना साइन चेंज ना करें, या तो हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो। रेंज में आपको पढ़ाई चुकी, रेंज उसके किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के। यदि आपको यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे ये गिवन है तो ये कोडोमेन है, यहाँ ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये तो बी कोडोमेन है, नहीं दे रखा है तो आप कोडोमेन को क्या इंप्लाइड है आर मान ले। जैसे ये 2 है, इसके आगे कुछ भी नहीं दे रखा होता तो हम प्लस मान लेते हैं ना, प्लस मान लेते हैं ना, +2 है इंप्लाइड है, और अगर ऐसे लिख दें तो फिर आप प्लस नहीं ले सकते, तो वैसी वाली बात है आर मान ले। और यदि कहीं ऑप्शन में देखो ABCD 4 ऑप्शन में कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, चारों ऑप्शन में कोई ना कोई फंक्शन डाल रखा है, नन ऑफ दीज नहीं है, इसका मतलब अब आपको बाइजेक्टिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। उतने के लिए आपको इनवर्स निकाल लो, जब नन ऑफ दीज है ही नहीं तो बाइजेक्टिविटी क्यों चेक करो। अब चेक द बाइजेक्टिविटी, यदि बाइजेक्टिव है देन प्रोसीड, हम आगे काम करेंगे। क्या करेंगे अब सुनो, रिप्रेजेंट x और फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, x और x के फंक्शन को हम लोग y के फॉर्म में निकालेंगे। अब सुनो मेरी बात सुनो,
इसी फंक्शन को ले लेते हैं हम लोग, और जैसे जैसे मैं स्टेप लिखते जाऊं वैसे वैसे हम लोग इनवर्स निकालते जाएंगे। तो आपका y कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अच्छा, कितने x के लिए बाइजेक्टिव है, 2 से इंफिनिटी नहीं, 1 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी, ठीक है। अब x और x के फंक्शन को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि x तो y बनेगा और y x बनेगा रिवर्स। अब x दो जगह बैठा है तो क्या करें, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो एक जगह आ जाएगा ये, कितना आ गया एक जगह। अब x और x के फंक्शन को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, इतना मैंने लिखा है आपको। अंडर रूट ले लो, x माइनस 1 कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 2, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 2। तो x रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इन टर्म्स ऑफ y। पहले x और x का फंक्शन ले लो, लेकिन बाद में जो है सिर्फ x ही रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो x को रिप्रेजेंट कर दिया आपने, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, ऐसे, ठीक है। अब किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है ना, देखो ये आपका फंक्शन है, यहाँ x है यहाँ y है, तो ये फंक्शन है, और जब आप उल्टा चलते हो तो ये क्या बन जाता है, तो ये कौन था y और ये कौन है x। अब ये आपका क्या बनेगा, अब आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। स्टेप नंबर 3, रिप्लेस। y तो क्या है, फंक्शन का आउटपुट, अब वो क्या बनेगा, और इनपुट कौन था, वो बनेगा आउटपुट। आउटपुट मतलब कौन, इनवर्स। एंड किसी भी फंक्शन का इनवर्स ना यूनिक वैल्यू होती है ना, f इनवर्स x इज यूनिक फॉर fx। यानी ऐसे नहीं कि एक फंक्शन तो x है और उसका इनवर्स 2-4 निकल के आ रहा है ना। फंक्शन अगर आपका fx एक ही है तो उसका इनवर्स भी आपका एक ही निकल के आएगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस और माइनस दोनों है, यहाँ पे ना प्लस और माइनस दोनों है, तो हमें एक साइन रिजेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो x का वैल्यू कितना है, 1 प्लस इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। यदि आपने माइनस लिया तो जब ये नंबर बड़ा हो जाएगा, देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट y माइनस 2 और x इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट y माइनस 2। अच्छा, ये x जो है, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, उसी के लिए बाइजेक्टिविटी होती है। अब क्या है, ये तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, y कितना 2 से इंफिनिटी, तो डालो y को 10, तो 10 माइनस 2, 8 का अंडर रूट 1 से बड़ा होता है, नेगेटिव हो गया ही, तो ये वाला केस नहीं आएगा। और ये नंबर न्यूमरेटर दिस वन ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा x कितना आ गया, 1 प्लस अंडर रूट y माइनस 2। तो x को किससे रिप्लेस कर दें, f इनवर्स x है, और y को किससे रिप्लेस कर दें, x है, तो ये इनवर्स आ गया किसका, उस क्वाड्रेटिक का, s से, ठीक है ना। और fx और f इनवर्स x मैंने आपको पहले बताया y इक्वल टू x लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि x कॉमा y जो ना, x कॉमा y, जब आप y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में इमेज लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है y कॉमा x में, एंड दैट्स वाई। देखो ये समझ में आ गया, पहला स्टेप बाइजेक्टिविटी चेक करेंगे, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स नहीं है उसका, है ना। बाइजेक्टिव है तो क्या काम करेंगे, x और के फंक्शन को या x को, फाइनली x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद y को x डाल देंगे और x को क्या डाल देंगे, आउटपुट, यानी f इनवर्स x। क्लियर है, नोट कर लें आप, है ना। ये लिखो आप, fx एंड f इनवर्स x, किसी भी फंक्शन का fx, कोई भी फंक्शन fx और उसका इनवर्स f इनवर्स x आर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं आपको कैसे। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ fx and f inverse lies on line y equal to x। देखिए मैंने ओनली नहीं लिखा, देखिए मेरी बात समझिए, यहां पे भी दो केस है,
कंट्राडिक्शन जो वाला पार्ट होता है ना उसको ये हाईलाइट कर देते हैं क्वेश्चन में, तो वो आप समझिए। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे को y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल बनाते हैं दोनों का ग्राफ। ये y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, ठीक है। अब सुनिए मैं क्या कह रही हूँ कि यदि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे निकालना है, जैसे मैंने एफ एक्स वहां पे क्या लिया, यहाँ देखें एफ एक्स मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, उसका एफ इनवर्स कितना आया 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2, यही आया ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इन दोनों का पीओआई निकालना है मुझे। भाई फंक्शन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, वो एक्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे दोनों को इक्वेट कर देंगे ऐसे 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2, इस 1 को उधर ले जाइए तो 2 बन गया और स्क्वायर कर दो, क्योंकि जब तक अंडर रूट नहीं हटेगा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अच्छा स्क्वायर करते ये बेकार हो गया, इट बिकम्स 4 डिग्री। 4 डिग्री के रूट्स कैसे निकलेंगे, कितने निकलेंगे ये भी पता नहीं, पता चले इमेजनरी रूट है और हम हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं, क्योंकि क्यूबिक में भी तो हिट एंड ट्रायल लगता है ना, तो ये ना पीओआई निकालना बेकार काम हो गया है ना। तो हम देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, जैसे सपोज ये दो लाइन्स है L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 और ये दोनों लाइन्स किसी P पॉइंट पे काटती है। यदि ये दोनों लाइंस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है ना, और हम इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करें और कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो रही है, तो पता कर लो इस पॉइंट से कोई और भी पास हो रहा है क्या। तो मैंने ये पता लगा लिया कि एक और लाइन है L3, वो भी इसी पॉइंट से पास करनी। तो इस P पॉइंट को सॉल्व करने के लिए मुझे L1 L2 को निकालने की साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की अब जरूरत है क्या। किसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ L1 L3 को कर लो या L2 L3 को कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन L1 L2 से टफ बन रही थी। तो हमने क्या देखा कि अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स y इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पे लाई करता है, तो आप एफ एक्स को एफ इनवर्स एक्स पे सॉल्व मत करो, के साथ सॉल्व मत करो, आप किसके साथ सॉल्व कर लो, एक्स को। एफ एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स यानी L1 और L2 का पीओआई अगर L3 पे लाई करता है तो आप इन दोनों को भी तो सॉल्व कर सकते हो। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो तो वो अच्छे फॉर्म में नहीं, तो बेटर क्या है कि आप किसको किसके साथ सॉल्व कर लो, एफ एक्स को एक्स के साथ। एफ एक्स में थोड़ा ना आपका अंडर रूट वगैरह था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स प्लस 3 है ना, यही लिया था ना मैंने। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो तो एक्स कितना हो गया 3 प्लस माइनस, इसका डी नेगेटिव आ रहा है क्या, 9 माइनस 12, इसका डी कितना आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है ना, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स। जैसे समझिए एक तो है फंक्शन साइन एक्स और उसका इनवर्स कौन है, साइन इनवर्स एक्स है ना। अब साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का पीओआई निकालना है, तो इसको किसके साथ सॉल्व कर लो, ये, तो साइन एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कर लो, वही पीओआई आ गया। अब साइन एक्स समझना, अब साइन एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये बात ध्यान रखना। साइन एक्स का वैल्यू हमेशा एक्स से छोटा ही होता है और साइन एक्स इक्वल टू एक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पे होल्ड करता है, कौन, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो आप देखो साइन 0 0, साइन इनवर्स 0 0 और यहाँ पे भी 0। साइन एक्स का वैल्यू हमेशा एक्स से कम होता है, इसका क्या मतलब है समझिए, साइन पाई, पाई होता है 3.14 और साइन पाई होते ही वो कितना हो गया 0 और 0 का वैल्यू 3.14 से छोटा। साइन पाई बाई 2 1 और पाई बाई 2 1.54, तो 1 छोटा हो गया ना उससे। आप कोई भी ऐसी वैल्यू बता दो जिसमें साइन एक्स का वैल्यू एक्स से बड़ा हो जाए, होता ही नहीं, और इक्वालिटी होल्ड करती है सिर्फ इस नंबर पे। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, देखो इसमें क्या होता है, यदि इसमें मैंने ओनली वर्ड ऐड कर दिया तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, यानी एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स, यहां तक तो ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स लाइज ऑन y इक्वल टू एक्स, ओनली लगा दिया तो गड़बड़ है। देखिए कुछ फंक्शन ऐसा होता है, जैसे मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू 1/x, ये कोई फंक्शन है f, अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। 1/x है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है भाई, जिन जिनको आता है वो, ये y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है। अब मैंने बताया कि इनवर्स निकालें, इनवर्स निकालें आप है ना, मस्त डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, y डैश कितना हो गया -1/x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो इधर जाओगे तो भी नीचे जा रहा है, इधर जाओगे तो भी नीचे जा रहा है, तो 1 1 फंक्शन है और इसके डोमेन में 0 नहीं आएगा,
x क्या होगा, सब लेगा, 0 नहीं आएगा। रेंज निकालें, रेंज में y भी 0 नहीं आएगा। रेंज किस तरीके से निकाली मैंने आपको पढ़ाया था पहला मेथड रेंज का, x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर लो। तो आपने x को कैसा लिखा, 1/y। चूंकि यहाँ पे x 0 नहीं ले सकता, वैसे ही यहाँ पे y क्या नहीं ले सकता, तो इसकी रेंज भी क्या आ गई, y बिलोंग्स टू r -0। तो वो अपने कोर डोमेन में से 0 हटा देगा, तो रेंज इज इक्वल टू कोर डोमेन, तो 1 1 on 2 है। आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो, बाइजेक्टिव है ये। अब देखो इनवर्स कैसे निकालेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दो। x को क्या डाल देते हैं हम लोग, f इनवर्स, और y जो पहले आउटपुट था उसको क्या डाल देते हैं, x। तो मैंने क्या देखा कि जो फंक्शन है वही उसका इनवर्स है। अरे फंक्शन क्या लिया था, 1/x, और उसका इनवर्स भी कितना है। अच्छा, y इक्वल टू x का इनवर्स क्या आता है, सेम ही आएगा। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसका इनवर्स और वो फंक्शन क्या होता है, कंसाइड करते हैं, सेम ही आता है। ठीक है, तो ये वाला जो y इक्वल टू x है, इसी पे मैं येलो कलर का एक ग्राफ बनाऊंगी, इनवर्स ऐसा। तो इन दोनों का py कितना होगा, fx और f इनवर्स का कितने py होंगे, बहुत सारे, क्योंकि दो फंक्शन आपस में कॉन्साइड कर रहे। y इक्वल टू x लाइन ये रही, तो ये कितना py दे रही है, 2। इसके हिसाब से तो अगर आपने फंक्शन को y इक्वल टू x के साथ सॉल्व किया तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 ही मिलेंगे, 1 और -1। तो मैंने आपको ये थोड़ा ना लिखा है ओनली, यानी कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका इनवर्स जब उन्हीं के इक्वल हो जाता है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आएंगे, बहुत सारे। उसके अलावा फंक्शन और उसका इनवर्स जो है वो कहां लाई करेगा, y इक्वल टू x के साथ सॉल्व कर लो। ये जैसे देखो, जैसे मैं आपको बोलूं सेम वैल्यूज या सेम टर्म्स लाइज इन एपी, जीपी और एचपी, सेम टर्म्स लाइज इन एपी, जीपी और एचपी, करेक्ट है क्या ये, नहीं, 0 के लिए नहीं है, 0 के लिए एचपी नहीं बनती, क्योंकि एचपी क्या होता है, एपी का रेसिप्रोकल। अब तुमने कोई भी टर्म 0 में डाल दी, अच्छा 0 टर्म के लिए जीपी भी नहीं बनती है, अगर आपने पढ़ रखा है तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैंने ओनली लगा दिया ना तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो फंक्शन और उसका इनवर्स कहाँ पे काटते हैं, y इक्वल टू x लाइन पे। लेकिन जब फंक्शन और उसका इनवर्स कॉन्साइड कर जाते हैं तो उसके अलावा ये और दूसरी जगह भी काटेंगे। कहाँ काटेंगे, यहाँ पे भी काट रहे हैं, इधर भी काट रहे हैं, इधर भी काट रहे हैं और इधर भी काट रहे हैं, है ना। तो सुनो, व्हेन f एंड f इनवर्स आर कॉन्साइड देन इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर एग्जिस्ट। एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है आपकी शीट में, तो वहां लिखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स वाला कि f एंड f इनवर्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f एंड f इनवर्स लाइज ऑन द y इक्वल टू x ओनली, तो वो रॉन्ग हो जाता है। यदि वो दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनके अलावा भी और जगह काटेगा। इसी तरह से यदि कोई 0 टर्म्स है तो 0 टर्म्स HP में लाई नहीं करती। आपने ये केस लिया नहीं, इसलिए वो क्या हो गया, फाइनली फॉल्स हो गया। समझ में आ गया ना। ये तो इनवर्स निकालने के लिए पहले हम फंक्शन की बाइजेक्टिविटी चेक करेंगे, फिर अगर वो बाइजेक्टिव है तो हम x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये देखो, fx आप ले लो ln x, और ln x डिफाइंड होने के लिए x हम f को कैसे लिखेंगे, 0 to infinity to r। अब इसके लिए क्या बाइजेक्टिविटी चेक करना, आपका ln x का जो ढांचा है, ग्राफ आपके खोपड़े में आंखों के सामने तैरना चाहिए। ln x ऐसा बनता है, 0 से इन्फिनिटी डिफाइंड होता है, मस्त 1 1 होता है, और माइनस इन्फिनिटी से पूरी इन्फिनिटी रेंज दे रहा है, तो वही उसके कोडोमेन की इक्वल है। मस्त क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसके लिए क्या लगे डिफरेंशिएट करने, है ना। अब मैंने बोला इसको y मान लो, y कितना हो गया ln x। मैंने बोला x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर लो, एंटी लॉग ले लो एक्सपोनेंशियल। तो x को किससे रिप्लेस करते हैं, f इनवर्स है, और y को किससे रिप्लेस करते हैं, ये। तो सुनो, ये ln x और e की पावर x एक दूसरे के क्या होते हैं, हाँ एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, है ना। ठीक है, अब हम ln x बनाएंगे। ये तो बनता है ln x, कहां पे काटेगा, 1,0 पे। और अब हम क्या बनाएंगे, e की पावर x। e की पावर x बनता है ऐसा। सुनो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये बनता है 0,1, और एक लाइन आती है y इक्वल टू x। तो अगर ये दोनों फंक्शन सिमिलर इक्वल नहीं है, कॉन्साइड नहीं है करते, तो फिर इनका भी पीओआई नहीं है। और ये कौन है, ये तो था f, ये तो f था, और ये भाई साहब कौन थे, f इनवर्स। और इन दोनों का पीओआई में इसके साथ सॉल्व करूं तो ln x
और एक्स कभी भी इक्वल नहीं होते, इसलिए इन दोनों का कोई पीवाई नहीं है। लेकिन बच्चा इस ग्राफ को कैसे बनाता है, ऐसे तो बनाता है ln x और ऐसे बनाता है e की पावर x। वो तुम्हारे हाथ में, तुम जितना चाहो उतना कटवा दो। तो ln x और एक्सपोनेंशियल, अरे ये एक्सपोनेंशियल तो लॉग के कंपैरिजन में बहुत तेजी से भागता है। आप इसमें e स्क्वायर डालो तो ये 2 ही देगा। e स्क्वायर कितना, अरे e स्क्वायर कितना 2.7 है ना, 5 पॉइंट समथिंग, और e की पावर 5 पॉइंट समथिंग। बहुत तेजी से भागता है एक्सपोनेंट। देखो बहुत बड़े नंबर को है ना, बहुत बड़े, आप है ना इसको e मत लो, आपको अभी समझ में आएगा। आपने y कितना लिया, log लिया टू द बेस 10 और x, ठीक है, और एक दूसरा उसका इनवर्स ले लिया कितना, 10 की पावर x। अब आप x को जब यहाँ 10 डालोगे ना तो ये भाई साहब 1 ही देंगे, और 10 की पावर 10, सुनो ये ना आप नोटों के फॉर्म में देखो तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा अमाउंट होता है, ऐसे तो फीलिंग नहीं आएगी, समझे आप। तो लॉग तो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया कि बहुत बड़ा नंबर को मिनिमाइज करने के लिए लॉग बनाया हमने। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल, लॉग जो है एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन में बहुत तुच्छ है। इवन पॉलिनोमियल फंक्शन भी लॉग का, इसका एक्सपोनेंशियल का पीछा नहीं कर पाते, समझे आप। पॉलिनोमियल में तो क्या होगा, ऐड होगा, स्क्वायर होगा, और ये तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे देखो 2 डाला तो वो भी फ्रैक्शनल है, पॉइंट समथिंग देगा, और यहाँ 2 डाला तो सीधा कहां पहुंचाएगा, 100। तो फ्रैक्शनल और 100 का क्या पीछा, इसलिए देखो ये एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये लॉग जो है धीरे 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 चढ़ता है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। और बाई वाली एक्स के रेस्पेक्ट में देखो ये 1,0 कहाँ लाई कर रहा है, लॉग पे, और यदि उसका इमेज ले लिया मैंने y इक्वल टू एक्स, तो एक्स वाई बन जाता है, वाई एक्स बन जाता है, तो कितना हो गया 0,1, वो का लाई कर रहा है, वो e की पावर x पे, ठीक है, आप समझे। अब यहाँ पे मैंने लिया कौन, e, तो e, तो ये कितना देगा आपको 1, तो 1, e वहां लाई करेगा, है ना, 1, e, ये वाला जो पॉइंट है ये 1, e हो गया, इस तरह से। तो ना हमने क्या देखा कि अगर fx और f इनवर्स x का py निकालना है तो fx को किसके साथ सॉल्व कर लें, x के साथ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी आते हैं जब f और f इनवर्स एक दूसरे की इक्वल हो, कोइंसाइड करते हो। वो कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू x, है ना, 1-2 केसेस और होते हैं, है ना, चलो बाद में देखेंगे, ठीक है।